हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष इंपेरियल क्लासेज। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का फिफ्थ लेक्चर। 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, तो जिन बच्चों ने भी पिछला सारा लेक्चर मिस किए हो या कोई भी लेक्चर मिस किए हो, आप जाकर उसको देख लो। तो लेक्चर नंबर 5 यानी कि आज का जो लेक्चर है, इसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सागर लिमिटेड फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2023। हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है आपका, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया आपका 9 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल। एक्सपेंसेज में परचेज दिया आपका 4 लाख। चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्टॉक भी कहते हैं। तो चेंज इन स्टॉक क्या है, 50,000, यानी कि ओपनिंग स्टॉक आपका 250 है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 2 लाख है। अदर एक्सपेंस दिया है 2 लाख। टोटल एक्सपेंस हो गया आपका 6,50,000। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर रेवेन्यू आपका 9 लाख और टोटल एक्सपेंस आपका 650 माइनस करोगे तो 250 आएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा दिया है 2,50,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, तो ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज बाई 20,000, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज बाई 5,000, ट्रेड पेबल डिक्रीज बाई 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज बाई 5,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज इंक्लूडेड डिप्रिसिएशन 20,000। निकालना क्या है, कंप्यूट नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशंस, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। कौन सा मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले सारे लेक्चर में, यानी कि टोटल हम लोगों ने अभी तक कैश फ्लो स्टेटमेंट का कितना लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, 4 लेक्चर। तो आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया गया है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकाला जाता है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हेडिंग देंगे आप, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा मेथड से बोला है, इनडायरेक्ट मेथड। नहीं भी बोलता है फिर भी हम लोग को इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग निकालते हैं, क्योंकि सबसे प्रिफर्ड मेथड आपका क्या है, इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है। जब भी प्रॉफिट आप देखो तो इनडायरेक्ट मेथड से बनाना ज़्यादा बढ़िया होता है। इसमें कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स, अमाउंट का 2 कॉलम लेते हैं। तो चलो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दिया हुआ है, लिख लो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ये आपका दिया हुआ है 2,50,000। बच्चों हमेशा याद रखो कि जब भी आप लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट लेते हैं। तो प्रॉफिट कौन वाला लेते हैं, तो हमेशा याद रखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कौन वाला प्रॉफिट लिया जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमेशा याद रखो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग नेट प्रॉफिट लेते हैं, कौन सा नेट प्रॉफिट लेंगे, बिफोर टैक्स वाला, ठीक है। अब इसमें हम लोग को पहला क्या करना है, जैसे हम लोग फॉर्मेट बनाए कि पहले नॉन कैश एक्सपेंस को आप लोग देखो नॉन कैश एक्सपेंस कहाँ है। तो नॉन कैश एक्सपेंस में देखोगे डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो डिप्रिसिएशन का क्या काम करते हैं हम लोग, डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाता है जब हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाने का मतलब कि प्रॉफिट के कैलकुलेशन करने के लिए इसको माइनस कर दिया जाता है। लेकिन ये चूंकि नॉन कैश आइटम है तो इसको रिवर्स बैक में हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। कितना डिप्रिसिएशन है, 20,000। अब यहाँ से आप लोग स्टार्टिंग से देखते जाओ, जो भी आपको एडजस्टमेंट आइटम मिले उसको एडजस्ट करते चलो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ये कैश आइटम है, यहाँ तो कुछ लेना ही नहीं, क्योंकि हमने तो इस सब में से प्रॉफिट ले ही लिया। एक चीज़ देखोगे यहाँ पे परचेज भी नहीं लेना। चेंज इन इन्वेंट्री दे रहा है ना, स्टॉक ओपनिंग है 250, क्लोजिंग है 2 लाख, मतलब डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन स्टॉक या डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री था 250, क्लोजिंग कितना है 2 लाख, यानी कि 50,000 आपका इन्वेंट्री डिक्रीज किया, यानी कि 50,000 का स्टॉक डिक्रीज किया। तो बताओ इनफ्लो है क्या आउटफ्लो, इन्वेंट्री डिक्रीज होने का मतलब कि आपने सेल किया होगा। तो जब सेल करोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा ना। तो 50,000 सॉरी सेल करोगे तो इनफ्लो होगा, तो इनफ्लो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 50,000 क्या होगा, प्लस होगा। ये इनफ्लो हो गया बच्चों। इनफ्लो मतलब कि इन्वेंट्री कम होने का मतलब कि आपने इन्वेंट्री सेल किया, और जब इन्वेंट्री सेल करोगे तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। प्लस में दिखा देंगे, इनफ्लो प्लस में होता है। और उसके बाद ये इधर का सारा काम हो गया। यहाँ देखो ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज बाई 20,000, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल।
तो ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज होने का मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल से हमने कलेक्ट कर लिए। जैसे आप लोग ध्यान दो, ट्रेड रिसीवेबल आपका ओपनिंग मान लो दिया हुआ 50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 30,000, तो ट्रेड रिसीवेबल आपका डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, पहले कितना रिसीव करने थे 50,000, अब कितना रिसीव करने 30,000, यानी कि 20,000 का हमने कलेक्शन कर लिया। तो हमने जो कलेक्शन कर लिया तो पैसा आया ना, तो मतलब इनफ्लो हुआ। ये क्या है, इनफ्लो। इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। ट्रेड रिसीवेबल सिंपल ऐसे समझो, डेटर समझते हो ना, डेटर मतलब जिससे हमको पैसा लेना है, तो घट गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमने डेटर से पैसा ले लिए। तो पैसा ले लिए तो कैश आपका आ रहा है ना, कैश इनफ्लो हुआ, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस में। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब एडवांस में जो हम पैसा देते हैं, एडवांस में हम लोगों ने 10,000 पहले दे रखा था, अब एडवांस में हमने 15,000 दे दिया। तो मैंने तो ये वहाँ पे क्या देख रहे हो कि हमारा एडवांस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि मैंने और ज़्यादा पैसा एडवांस में दे दिया। तो मेरा पैसा कहाँ है, बाहर है ना, आउटसाइड है। आउटसाइड द बिजनेस मतलब आउटफ्लो हो गया। तो प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज होने का मतलब आउटफ्लो हो गया। इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस आउटफ्लो है, इसको माइनस कर दो। कितना, 10,000 सॉरी 5,000। एक सेकेंड बच्चों, 5,000 इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो माइनस कर देना, करेंट एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो प्लस कर देना। करेंट लायबिलिटीज में सेम करते हैं, इंक्रीज होगा तो प्लस कर दोगे, डिक्रीज होगा तो माइनस कर देंगे। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करेंट एसेट्स है, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज होने का मतलब प्लस कर दिए हैं, देखो। उसके बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री आपका क्या हुआ, करेंट एसेट्स में आता है, डिक्रीज हो रहा है, तो करेंट एसेट डिक्रीज होगा तो भी क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो प्रीपेड एक्सपेंस भी करेंट एसेट्स होता है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो, माइनस, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दिए। अगर इनफ्लो आउटफ्लो आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग इस ट्रिक से यूज़ करते हैं। अगर करेंट एसेट्स है तो अपोजिट ट्रीटमेंट कर देना है, मतलब इंक्रीज होगा तो माइनस में दिखा देंगे, डिक्रीज होगा तो प्लस में। करेंट लायबिलिटीज में सेम ट्रीटमेंट कर देंगे, अगर इंक्रीज होगा तो प्लस में, डिक्रीज होगा तो माइनस में। तो आगे देखो, ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना डिक्रीज हो रहा है, 10,000। तो ट्रेड पेबल क्या है, करंट लायबिलिटीज है, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो माइनस में दिखा देंगे, तो माइनस कर दो। कितना है, 10,000। इसको माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आउटफ्लो। आउटफ्लो कैसे, ट्रेड पेबल का मतलब हमको पे करना था, तो हमको मान लो सपोज करो कि 30,000 पे करने थे पहले, अब 20,000 पे करने, यानी कि 10,000 ट्रेड पेबल क्या होगा, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब कि आपने ट्रेड पेबल पे किए, आपने चुकाया पैसा। तो जब ट्रेड पेबल डिक्रीज होने का मतलब कि आपने पेड किया, तो पेड किया तो कैश क्या हो गया, आउटफ्लो, इसलिए हमने माइनस किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटीज है, इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, प्लस में रखेंगे ना, तो प्लस में रख दो। कितना आपका, 5,000। और नहीं तो ऐसे देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब इंक्रीज होने का मतलब कि तुमने बकाया एक्सपेंस नहीं चुकाया, इसलिए तो इंक्रीज किया। तो जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज होने का मतलब कि आपने बकाया नहीं पेड किया अभी तक, तो बकाया जब पेड नहीं किया तो पैसा आपके पास है, पैसा आपने क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। तो होल्ड रखने का मतलब कि आपने पैसा यहाँ पे क्या है, इनफ्लो है, तो इनफ्लो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डिप्रिसिएशन तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ दिखा दिए। तो सारा करने के बाद कैलकुलेट कर लो सारा करने के बाद आप लोग कैलकुलेट कर लो। आपका हो गया 2,50,000 प्लस 20,000 प्लस, उसके बाद 50 या 20 70,000 प्लस, और उसके बाद आपका 5,000 एक और है, प्लस 3,45,000 प्लस में। अब माइनस में कितना है आपका, 15,000, यानी कि 3,30,000 आपका प्लस में आ जाएगा, 3,30,000। तो प्लस में आएगा तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये था बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें बस आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो नॉन कैश एक्सपेंस है,
नॉन कैश एक्सपेंस, इसको रिवर्स बैक में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जैसे कि डिप्रिसिएशन हो गया, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया। उसके बाद नॉन कैश इनकम जो होता है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो प्रॉफिट में इंक्लूड होते हैं, तो उसको रिवर्स बैक में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये सब आपका जो इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये प्रॉफिट के कैलकुलेशन में ऐड किया जाता है। उनको रिवर्स बैक में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और डिप्रिसिएशन जो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, और क्या था, प्रॉफिट के कैलकुलेशन करते समय उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाता है, मतलब प्रॉफिट से माइनस किया जाता है। तो उसको रिवर्स बैक में हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, इसलिए डिप्रिसिएशन को हम प्लस कर देते हैं। और ये वाला अगर आप लोग इनफ्लो आउटफ्लो नहीं समझ रहे हो तो इस ट्रिक को याद रखो, बस आपको पता होना चाहिए करेंट एसेट्स, जैसे ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब देखो ट्रेड रिसीवेबल आपका पहले 50,000 था, अब 30,000 हुआ, मान लो, तो कितना डिक्रीज हुआ, 20,000। इसका मतलब कि तुमने कलेक्ट कर लिए पैसा, तो पैसा आ रहा है ना, मतलब इनफ्लो हो रहा है, इसलिए इसको हमने प्लस में रखा। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हुआ 5,000, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस जैसे रहा होगा 20,000 मान लो, और इंक्रीज हो गया 25, तो 5,000 इंक्रीज हो रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि हम एडवांस में पैसा दे दिए, तो पहले हमारा 20 था, अब हमारा 25 हो गया। तो एडवांस में पैसा देने का मतलब आपका प्रीपेड इंक्रीज होने का मतलब कि आपका पैसा और अधिक एडवांस चला गया। तो आपका पैसा एडवांस दिए तो कहाँ गया, पैसा आउटसाइड गया ना, बिजनेस का आउटसाइड गया, मतलब आउटफ्लो है। तो आउटफ्लो है तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया, माइनस हो गया। ट्रेड पेबल इन डिक्रीज हुआ, ट्रेड पेबल का मतलब पहले मान लो 30,000 था, अब 20,000, तो ट्रेड पेबल आपका 10,000 से डिक्रीज होने का मतलब पहले आपको पे करना था 30,000, अब आपको पे करना है कितना, 20,000। इसका मतलब 10,000 आप पेड कर दिए, तो ये आउटफ्लो है। आउटफ्लो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मान लो रहा होगा 10,000, अब क्लोजिंग होगा मान लो 15,000, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज करने का मतलब कि तुमने अभी तक बकाया खर्च चुकाया नहीं है, ऊपर से बढ़ गया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ने का मतलब कि तुमने अभी तक पैसा पेड नहीं किया है, तुमने बकाया नहीं चुकाया है, तुमने अपने पैसा होल्ड करके रखा है। तो होल्ड करके रखने का मतलब क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। तो इनफ्लो हो गया, इसलिए इसको हम क्या किए, प्लस किए। डिप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको प्रॉफिट का जब कैलकुलेशन किया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाता है, मतलब कि इसको माइनस किया जाता है। लेकिन चूंकि ये नॉन कैश आइटम है और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो निकाल रहे हैं, तो नॉन कैश आइटम है, प्रॉफिट से माइनस किया गया, तो इसको रिवर्स बैक में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और नहीं तो इस ट्रिक से भी अपना बना सकते हो। करेंट एसेट्स में अपोजिट ट्रीटमेंट, अगर इंक्रीज होगा तो माइनस, डिक्रीज होगा तो प्लस। करेंट लायबिलिटीज में सेम ट्रीटमेंट करना, इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करेंट एसेट्स है, डिक्रीज हो रहा है, तो करेंट एसेट डिक्रीज होगा तो कहाँ रखेंगे, प्लस में। देखो प्लस में रखा हुआ है, कहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा एक इन्वेंट्री का देख लो, इन्वेंट्री आपका 250 ओपनिंग था, क्लोजिंग 2 लाख था, इसका मतलब इन्वेंट्री आपका डिक्रीज हुआ। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, मतलब मटेरियल। तो आपका इन्वेंट्री जब आपका डिक्रीज होने का मतलब आप सेल कर दिए, तो जब सेल करोगे तो पैसा आएगा ना, तो ये आपका इनफ्लो है, तो इसको भी हमने प्लस कर दिया। उसी तरह आपका बच्चों, अगर इसको इस ट्रिक से बनाना चाहो तो इन्वेंट्री करेंट एसेट्स होता है और डिक्रीज हो रहा है ना, तो करेंट एसेट डिक्रीज होगा, कहाँ रखेंगे, प्लस में, इसलिए प्लस में रखा गया। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस भी करेंट एसेट्स है, इंक्रीज होने का मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस किया गया। ट्रेड पेबल आपका करंट लायबिलिटीज है, डिक्रीज हो रहा है, तो करंट लायबिलिटीज में सेम करते हैं, डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या कर दो, माइनस में दिखा दो। ऑपरेटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटीज है, इंक्रीज होगा तो प्लस में दिखा देंगे। तो इस तरीके से बना सकते हो बच्चों। तो इसका आंसर हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,30,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या निकालना है बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया 3 लाख, क्लोजिंग दिया 3,20,000। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, इसको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी कहा जाता है, ओपनिंग बैलेंस है 90, क्लोजिंग है 1 लाख। पेटेंट आपका इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स होता है, ओपनिंग दिया है 260, क्लोजिंग है 140। गुडविल भी आपका इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, ओपनिंग दिया है 90, क्लोजिंग है 1 लाख। तो ये आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है ना, तो पहले एक फॉर्मेट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, कॉलम बनेगा पार्टिकुलर्स और अमाउंट का 2 कॉलम बना देना। तो चलो पहले क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी दिया है, उस पर उसका एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना डिप्रिसिएशन है 30,000। अब मशीन का बुक वैल्यू है 20, जिसको सोल्ड कर दिया गया 15,000 में। तो चूंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है तो हमें अकाउंट बनाने होंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाओ, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाओ। जिन लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का क्लास मिस किया हो वो जाकर आप लोग देख सकते हो, लेक्चर 3 में मिलेगा। लेक्चर 3 में हमने सिखाया कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकालते हैं। तो इसमें आपका 4 कॉलम्स होगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है 3 लाख, टू बैलेंस बीडी 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3,20,000 तो यहाँ दे दो बाई बैलेंस सीडी 3,20,000। अब इसका एडजस्टमेंट में देखोगे एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी तो दिया है ना, तो इसका भी अकाउंट ओपन करना होगा। तो एक हम यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट खोलते हैं। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लायबिलिटी जो होता है बच्चों, लायबिलिटी होता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट में रखेंगे, अब क्लोजिंग डेबिट में। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस देखो कितना है 90,000, यहाँ पे मेंशन कर दो बाय बैलेंस बीडी 90,000। उसके बाद हो जाए क्लोजिंग कितना है 1 लाख, क्लोजिंग यहाँ दे दो टू बैलेंस सीडी 1 लाख। उसके बाद देखोगे यहाँ पे डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो जब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना हो तब जनरल एंट्री ये करते हैं बच्चों, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। और जब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करना हो तब डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या करते हैं, तब डिप्रिसिएशन का एंट्री करते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो ये बच्चों नहीं करना है क्योंकि हमने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन किया है। तो हमारा ये एंट्री होगा डिप्रिसिएशन चार्ज का, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे दे दो बाय डिप्रिसिएशन, कितना डिप्रिसिएशन चार्ज है 30,000। बस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में केवल डिप्रिसिएशन को ही दिखाएंगे। अब इसका टोटल कर लो तो इधर 120 आ रहा है, इधर भी 120 आ रहा है, इधर घटेगा तो प्लांट एंड मशीनरी से बैलेंस कर देंगे। इसका मतलब कितना बैलेंस होगा 20,000। इस 20,000 का मतलब हो गया कि हम जितना प्लांट एंड मशीनरी बेच रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जब प्लांट एंड मशीनरी बेचेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा कम होगा। अकाउंट्स बुक में हमने जब प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था तो अकाउंट्स बुक में हमने रिकॉर्ड किया था, लेकिन जब वही प्लांट एंड मशीनरी जब हम सेल करेंगे तो उतने का डिप्रिसिएशन क्या होगा, डिक्रीज करके दिखाना होगा ना, इसलिए डेबिट में हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से बैलेंस कर दिए। अब ये यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में, प्लांट एंड मशीनरी का जब अकाउंट खोलोगे तो डेबिट से कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। बाई कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 20,000। अब यहाँ पे देखोगे बस यही एक होता है, जब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना हो तो ये अकाउंट बनाना पड़ता है बच्चों। और जब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना हो तब सीधे डिप्रिसिएशन जो 30,000 है इसको प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट में लिख देते हैं बाय डिप्रिसिएशन। लेकिन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जब मेंटेन करना हो या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन करना हो तो पहले तो ये अकाउंट ओपन करना ही होगा। तो बाय एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दे दिए 20,000, ये काम हो गया है। एक मशीन है, मशीन मतलब प्लांट एंड मशीनरी, 20,000 वाला सोल्ड किए कितना में 15,000 में। तो सेल करेंगे तो इधर दिखाओ बाय कैश, ब्रैकेट में सेल मेंशन कर दो, 15,000 में बेचे। 20,000 का चीज़ हम 15,000 बेचेंगे तो 5,000 का लॉस होगा ना, तो लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी का आगे अभी हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी आपका क्रेडिट में है, क्रेडिट में लिख दो बाई प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आपका लॉस हुआ 5,000 का। आप बैलेंस करो, बैलेंस करोगे तो तुम्हारा क्रेडिट शायद अधिक आएगा,
कितना क्रेडिट साइड में आएगा आपका, आएगा 20,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 और आपका फिर 3,20,000 3,60,000 टोटल आ गया क्रेडिट साइड आपका। क्रेडिट टोटल यहाँ भी दे दो 3,60,000। इधर आपका घट रहा हो तो क्या किससे बैलेंस होता है, परचेज से। कैश ब्रैकेट में परचेज दे दो और आप यहाँ पे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख दो, कितना हो जाएगा 60,000। तो अब हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या चाहिए, बस हमको इनफ्लो और आउटफ्लो देखना है। तो सेल हो रहा है ना, सेल ऑफ मशीनरी 15,000, वो आपका इनफ्लो हो रहा है। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल करोगे तो कैश आएगा ना, इनफ्लो प्लस में रखेंगे। अब परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कैश क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया माइनस। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी माइनस हो जाएगा 60,000। ओके बच्चों, तो ये काम हमने कर लिया। अब देखो हम क्या क्या छोड़ रहे हैं। ये जो लॉस है 5,000 का, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जो होता है ये आपका हो जाएगा नॉन कैश एक्सपेंस। अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया गया होगा, मतलब प्रॉफिट से माइनस किया गया होगा जब हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो चूंकि ये नॉन कैश आइटम है तो इसको रिवर्स बैक में ऐड कर देंगे। कहाँ ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड कर देंगे बच्चों। उसके बाद आपका ये जो डिप्रिसिएशन है, ये डिप्रिसिएशन को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस कर देंगे। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पे इसका यूज नहीं करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी का काम हो गया। अब देखो बच्चों, पेटेंट दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है 260, क्लोजिंग है 140 और उसका भी कुछ आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, तो उसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों, पेटेंट अकाउंट। आप लोग पार्टिकुलर अमाउंट लिख देना। ओपनिंग बैलेंस चूँकि एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट साइड होगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होगा बाय बैलेंस सीडी। पेटेंट का ओपनिंग देखो कितना है 260, क्लोजिंग कितना है 140 और यहाँ पे देखोगे कि पेटेंट 80,000 बुक वैल्यू वाला कितना में सोल्ड किए, 1 लाख। तो सेल इधर दिखाते हैं ना, सेल क्रेडिट साइड बाय कैश ब्रैकेट में सेल 1 लाख और 80,000 का चीज़ 1 लाख में बेच रहा है तो क्या होगा, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। लॉस का एंट्री एक ही है, प्रॉफिट का उल्टा हो जाएगा ना। तो प्रॉफिट क्या होगा, पीएल के क्रेडिट में दिखा देंगे, तो पेटेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखा देते हैं। तो अभी हम लोग पेटेंट का अकाउंट बना रहे हैं, किधर दिखाते हैं, डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का। अब यहाँ पे तुम लोग ऐड करोगे तो डेबिट में ही अधिक आ रहा है 2,40,000, सॉरी 2,80,000, 260 और 20 2,80,000 और इधर आपका 240, 1,140 कितना हो गया 240। तो क्रेडिट में केवल 240 है टोटल और डेबिट में 280 है। तो क्रेडिट में घट रहा है ना, तो क्रेडिट में घटता है तो प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज हो जाएगा, उसको कहते हैं एमोटाइजेशन। जैसे टेंजेबल फिक्स एसेट्स के लिए डिप्रिसिएशन यूज होता है, इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स के लिए क्या यूज करते हैं, एमोटाइजेशन। कितना हो जाएगा बच्चों, 40,000। और ये एमोटाइजेशन जैसे डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करते हैं, सेम एमोटाइजेशन का भी ट्रीटमेंट करेंगे। ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस हो जाएगा, रिवर्स बैक में इसको प्लस कर देंगे। अगर ये पेटेंट की जगह आपका प्लांट एंड मशीनरी होता तो यहाँ एमोटाइजेशन की जगह क्या लिखते हैं, डिप्रिसिएशन लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान देना, क्रेडिट में घटता है तो सेल से बैलेंस करते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी सेल हो अपने पास, जब ऑलरेडी सेल दिया हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप एमोटाइजेशन से बैलेंस कर दो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में, और टेंजेबल फिक्स एसेट्स में उल्टा बोल दिया, टेंजेबल फिक्स एसेट्स का बना रहे हो तो डिप्रिसिएशन से बैलेंस कर दो, और इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स का बना रहे हो तो एमोटाइजेशन से बैलेंस कर दो। तो यहाँ से हम लोग इन्वेस्टिंग के लिए क्या ले ले, ये ले ले सेल ऑफ पेटेंट। सेल ऑफ पेटेंट कितना है बच्चों, 1 लाख, और सेल कर रहे हैं तो कैश इनफ्लो होगा, प्लस में रख देंगे। एमोटाइजेशन आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाता है। ये देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट। प्रॉफिट क्या होता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाया जाता है, मतलब कि प्रॉफिट के कैलकुलेशन करते समय इसको ऐड कर दिया जाता है, लेकिन रिवर्स बैक में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये काम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करते हैं, और लॉस ऑन सेल ऑफ
एसेट्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रिवर्स बैक में ऐड करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, सेल ऑफ पेटेंट ले लिया, इनफ्लो हो गया, ठीक है। गुडविल देखो, गुडविल आपका 90 से 1 लाख और उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब कि इसको डायरेक्ट आप इसका ट्रीटमेंट कर दो, इसका इस तरह से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो गुडविल आपका एसेट्स है, बढ़ने का मतलब परचेज हुआ होगा ना, तो परचेज ऑफ गुडविल। फिर एसेट जब भी इंक्रीज करेगा मतलब परचेज हुआ, और डिक्रीज करेगा तो सेल, नहीं तो डिप्रिसिएशन। तो परचेज ऑफ गुडविल आपका इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज होने का मतलब परचेज हो रहा है। आप परचेज करोगे तो कैश आउटफ्लो होगा, मतलब माइनस में दिखा दो। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 10,000, मतलब कैश आउटफ्लो हो रहा है माइनस में। आप सारे को कैलकुलेट कर लो। तो प्लस में कितना आ गया, प्लस में आपका 15,000 प्लस 1 लाख, 1,15,000 आपका प्लस में। अब माइनस में कितना है, 70,000, 45,000। 45,000 किस में आएगा, प्लस में आएगा ना, तो लिख दो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो बच्चों, अगर आपको डाउट होता है ना तो फिर से रिपीट करके देख लो और कंटिन्यू बने रहो, कंटिन्यू। अब जितना भी लेक्चर हमने अपलोड किया है, अभी ये 5th लेक्चर है, इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब सीए इंटरमीडिएट अकाउंटिंग वाले प्लेलिस्ट में, तो आप लोग इसको देख सकते हो। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12 के बच्चे के लिए भी है, सीए इंटरमीडिएट के बच्चे के लिए भी है, और जो बीकॉम के बच्चे हैं जिनको जिनको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है उनके लिए, 0 लेवल से हीरो लेवल तक हम लोग जाएंगे, धीरे धीरे हीरो बन रहे हैं। तो ये आपका हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो पहले यहाँ पे फॉर्मेट बना लो, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके। कॉलम इसमें 3 बनेगा, पार्टिकुलर्स, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया अमाउंट। अब यहाँ पे बहुत बड़ा फॉर्मेट हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लो, इतना में काम चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो बच्चों 2019-18 है, जब भी देखेंगे प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर, हमेशा याद रखना। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, 19 से 18 देख लेंगे तो देखो माइनस हो रहा है, लेकिन हम 18 से 19 देखेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। तो हमेशा जब भी कंपेयर करो प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर। इक्विटी शेयर है 6 लाख से 8 लाख, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख से 0, डिवेंचर डैश से 1 लाख, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। जब देखो बच्चों यहाँ से इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, पिछले साल से 6 लाख का था, इस साल 8 लाख का, तो आपका इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब कि आपने इशू किए होंगे शेयर, तो इशू करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा प्लस में। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और कैश इनफ्लो हुआ 2 लाख का, क्या कर दो, प्लस कर दो। अब इसमें देखो यहाँ पे, अभी रुक जाओ, इसमें एक चीज़ है, नीचे वाला थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि इक्विटी शेयर हमने इशू तो किए 6 लाख से 8 लाख, इस शेयर कैपिटल भरने का मतलब इशू किए, लेकिन कितने % प्रीमियम पे किए, 15% प्रीमियम पे इशू किए, तो कितना इशू हो रहा है, 2 लाख। अब 2 लाख का 15% कितना निकलेगा, 30,000। और एक चीज़ बच्चों देखो यहाँ पे, अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर दिया, यानी कि अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब जो एजेंट होता है, जो अंडर राइटर होता है, उसको कितना कमीशन दिया गया, 10,000। तो कमीशन माइनस होगा, एक्सपेंस है वो यहीं पे माइनस कर दो। तो 2 लाख 30,000 का मतलब 15% प्रीमियम पे इशू किया गया, तो कितना इशू हो रहा है, 6 लाख से 8 लाख, मतलब 2 लाख इशू हो रहा है, और 15% प्रीमियम, तो 2 लाख का 15% 30,000 और 10,000 का कमीशन चार्ज किया, तो कमीशन एक्सपेंस होता है, माइनस कर देंगे, तो आपका टोटल इशू ऑफ इक्विटी शेयर विथ प्रीमियम आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन कितना हो जाएगा, 2,20,000। इशू करेंगे तो कंपनी को के पास कैश आएगा, कंपनी कैश रिसीव करेगी, मतलब कैश इनफ्लो, इसको प्लस में रख देंगे। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो 2 लाख से आपका डैश हो गया, मतलब रिडेम्पशन हो गया, इसका मतलब कि आप लौटा दिए शेयर होल्डर को। तो रिडेम्पशन ऑफ
10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखो बच्चों कितना रिडीम्शन हो रहा है, तो 2 लाख से आपका जीरो, यानी पूरा का पूरा 2 लाख रिडीम्ड हो गया, मतलब कैश आउटफ्लो माइनस होगा। रिडम्शन कितना परसेंट प्रीमियम पे कर रहे हो, 5% पे, तो 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000। तो 2,10,000 आपका रिडम्शन हो रहा है। रिडम्शन का मतलब कंपनी शेयर होल्डर को पैसा लौटा दी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, तो कैश आपका कंपनी से गया, मतलब आउटफ्लो माइनस में दिखा देंगे। ओके, डिवेंचर देखो 10% डिवेंचर है, 0 से 1 लाख, मतलब कि इंक्रीज हो गया। डिवेंचर इंक्रीज होने का मतलब आपने इशू किया, तभी तो डिवेंचर इंक्रीज हुआ ना। इशू ऑफ 10% डिवेंचर, तो डिवेंचर जो इशू हो रहा है, कितना इशू हो रहा है, 0 से 1 लाख, यानी कि 1 लाख इशू हुआ। कितना परसेंट डिस्काउंट पे, 1%, तो 1 लाख का 1% 1,000 होता है, डिस्काउंट मतलब माइनस होकर, तो कितना इशू किया गया, 99,000, यानी कि 1 लाख का डिवेंचर इशू किया गया 1% डिस्काउंट डिडक्ट करके, तो 1 लाख का 1% 1,000 होता है, 99,000 पे आपका इशू हुआ। इशू कर रहे हो, डिवेंचर इशू करोगे तो कंपनी को पैसा रिसीव्ड होगा, मतलब कि कैश इनफ्लो है, प्लस में रख देंगे। ओके, ये 3 काम हो गया। इक्विटी शेयर वाला प्रीमियम ये भी हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, ये भी हो गया। डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर, आप डिविडेंड पेड कर रहे हो, ले लो आप। पुराना शेयर वाला प्रीवियस ईयर में पेड कर रहे हो, करंट ईयर में पेड कर रहे हो, तो लेंगे ही डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर, तो ये पेड कर रहे हो तो कैश आउटफ्लो माइनस कर देंगे 20,000। उसके बाद यहाँ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ये भी क्या होगा, आउटफ्लो है, माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ये भी आउटफ्लो है, माइनस हो जाएगा, कितना, 10,000। उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन तो हमने यहाँ यूज कर ही लिया है। परपोज डिविडेंड दिया हुआ है, देखो बच्चों परपोज डिविडेंड का मतलब जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है किस पे हो रहा है, इक्विटी शेयर पर। तो एक तो आपका करंट ईयर में 31 मार्च 19 करंट ईयर, तो करंट ईयर में जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो नेक्स्ट ईयर में पेड होगा, तो जब नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो बनाएंगे ना तब वहाँ पे दिखाएंगे, अभी इसको हम लोग नहीं दिखाएंगे। लेकिन 31 मार्च 18 यानी कि प्रीवियस ईयर में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो करेंट ईयर में क्या होगा, पेड होगा। तो पर्पज डिविडेंड पेड, इसको भी आप क्या कर दो, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चूँकि पेड कर रहे हो तो आउटफ्लो है, माइनस में दिखा देंगे। करेंट ईयर में जो पर्पज डिविडेंड होगा उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर होगा, तो जब नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो बनाएंगे ना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तब वहाँ पे हम लोग उसको दिखाएंगे। लेकिन पिछले साल का जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो करेंट ईयर में वो आपका क्या माना जाएगा, करेंट ईयर में पेड हुआ होगा, तो पेड हुआ इसी ईयर में जिस ईयर का हम लोग कैश फ्लो बना रहे हैं, तो इसको चूँकि आउटफ्लो है तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस कर देंगे। तो बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट में बस यही आपको पता करना है कि कौन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, कौन इन्वेस्टिंग में जाएगा और कौन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। चलो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, सारा काम हो गया। तो पहले प्लस वाले को कर लो। प्लस वाले में आपका है बच्चों 2,20,000 प्लस 99,000 प्लस बस, यानी कि 3,19,000 ये आपका प्लस में। अब माइनस में क्या आएगा, 2,10,000 माइनस में, प्लस 20 और 10 30, 1,30,000 प्लस में, 3,40,000 आपका माइनस में आएगा टोटल। 210 10 230 और 10 240 और 1 340। अब माइनस कर दो, 340 में से 3,19,000, 21,000 आपका माइनस में आएगा। तो जब माइनस में आएगा तो बच्चों क्या लिखते हैं, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या किया, 3 क्वेश्चन किए, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। बच्चों अभी तक टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर 1 से लेक्चर 5 हो चुके हैं, यानी कि आज का ये 5th लेक्चर था। ये आप लोग को मिलेगा सीए इंटरमीडिएट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में। आप लोग सारा लेक्चर को अच्छे से देखो, शुरुआत से देखो, बार बार देखो, तो एक कॉन्सेप्ट मिलेगा फिर अपने अपने टेक्स्ट बुक से क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। तो बच्चों आज इतना ही आप लोग के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू बच्चों।